अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमने वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की हैं उसमें हम इंटीग्रेटरी फिज़िकल थेरेपी को टॉपिक वाइज देख रहे हैं। जो टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं उसमें जनरल इंट्रोडक्शन था। सेकंड हमने देखा था स्किन एंड एसेंशियल ऑर्गन और स्किन की असेसमेंट देखी थी। स्किन की डिफरेंट लेयर्स को डिटेल्स में देखा था। स्किन के फंक्शंस को देखा था। एक और टॉपिक भी हम कर चुके हैं बोन्स इन स्पेशल पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशंस में हमने देखे थे एससीए पॉपुलेशन, बेरिएट्रिक पॉपुलेशन, आईसीयू, सीसीयू पॉपुलेशन और एड्स एचआईवी की पॉपुलेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, जिसमें हम देखेंगे प्रेशर अल्सर्स को। प्रेशर अल्सर्स की डिटेल में देखेंगे, हम इसकी मैनेजमेंट को देखेंगे, इसकी डिफरेंट स्टेजेस को देखेंगे, इसकी असेसमेंट और एवेलुएशन को देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर अल्सर्स। प्रेशर अल्सर्स ये मोस्ट कॉमन साइट है प्रेशर अल्सर्स के लिए। प्रेशर अल्सर्स इट इज़ एन एरिया ऑफ द स्किन दैट ब्रेक्स डाउन usually over a bony prominence area where the bones are close to the skin. When a person is in one position for too long without shifting their weight to relieve pressure result in the pressure ulcers. प्रेशर अल्सर्स नेम से इंडिकेट हो रहा है ये प्रेशर की वजह से ही होती हैं। और कौन से एरियाज हमारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें, बोनी प्रोमिनेंसेस वाले ही। और ये बोनी प्रोमिनेंसेस हमारी डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट होती हैं। प्रेशर अल्सर्स स्टार्ट एज एन एरिया ऑफ reddened skin and without relief of pressure will progress to an area sore and then a crater. ये डिफरेंट वो इसकी सेवेरिटी की बेसिस पे है, रेडेंट स्किन से लेकर अप टू क्रेटर। In 2009, the National Pressure Ulcer Advisory Panel, in collaboration with the European Pressure Ulcer Advisory Panel, released this common definition for pressure ulcers. अब प्रेशर अल्सर्स की डेफिनेशन क्या है? अब प्रेशर अल्सर इज़ अ लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड इन अंडरलाइंग टिश्यूज ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर और रिजल्ट इन कॉम्बिनेशन विद शेयर। या तो प्रेशर की वजह से होते हैं ये प्रेशर अल्सर या फिर शेयर फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस होने की वजह से। और एरियाज वही बोनी प्रोमिनेंसेस इंवॉल्व होती हैं। अ नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद प्रेशर अल्सर्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फैक्टर्स इज येट टू बी एलुसिडेटेड। डिफरेंट फैक्टर्स और भी हम देखेंगे प्रेशर अल्सर्स के अलावा जो कि इन्हांस करते हैं प्रेशर अल्सर्स को। Relying just on the depth of the tissue damage rather than tissue type may be misleading because pressure ulcers in location where there is little adipose tissues such as the ear may be shallow but still extending throughout the subcutaneous tissues. डेप्थ की बेसिस पे ही हम इसकी स्टेजिंग करते हैं, लेकिन अगर हम एयर की बात करें तो उसमें ये शैलो होती हैं, डीपली पेनिट्रेट नहीं कर सकते। Pressure ulcers develop as a result of internal response to the external mechanical load. Pressure gradient, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल प्रेशर ट्रांसमिटेड इनवर्ड। वही एक्सटर्नल प्रेशर में कोई भी हार्डन सरफेस हो गई, ट्रांसमिटेड इनवर्ड। काउंटर प्रेशर कौन अप्लाई करता है? इंटरनली बोन्स होती हैं। तो बोन्स और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान हमारे सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो लोडेड होते हैं और डिफॉर्म हो जाते हैं ओवरलोडिंग की वजह से, और जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन इंजरीज मिलती हैं। बॉडी टिश्यूज़ डिफर एबिलिटी टू टॉलरेट प्रेशर। डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ की डिफरेंट एबिलिटी है प्रेशर को टॉलरेट करने की। जो मोस्ट सेंसिटिव टिश्यू है वो है हमारे मसल्स। इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स देखेंगे। constant pressure against the skin reduces the blood supply to that area which supplies the skin tissues with the nutrients and oxygen। वही प्रेशर की वजह से ही ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज़ होगी, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, जो कि लीड करेगी टिश्यू इस्कीमिया को। और टिश्यू इस्कीमिया टिश्यू नेक्रोसिस को लीड कर सकता है, जो कि लीड करते हैं प्रेशर अल्सर्स को। विदाउट द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन द टिश्यूज डाइज एंड अ प्रेशर अल्सर्स फॉर्म। अदर काजेज़ प्रेशर के अलावा फर्दर जो काजेज़ इसमें कंट्रीब्यूट हो सकती हैं शेयर है। अकर्स व्हेन द स्किन मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड अंडरलाइंग बोन्स मूव्स इन एन अदर। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट स्ट्रेचेस एंड टियर्स सेल वॉल्स एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट काज है फ्रिक्शन। अकर्स व्हेन फोर्स इज एबल टू ओवरकम द बोनी रेजिस्टेंस टू मूवमेंट। इवन स्लाइट rubbing or friction on the skin may cause minor pressure ulcers. थर्ड काज है हमारी मॉइस्चर कास्ट बाय द एक्सेसिव पर्सपायरेशन। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से या फिर इनकॉन्टिनेंस की वजह से कैन इरिटेट और सॉफ्टन द स्किन एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर्स। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए।
इनको हमने वन बाय वन देख भी लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर था जो कि बॉडी वेट की वजह से था। फ्रिक्शन है, नेक्स्ट शीयर हमने देखी है, और मॉइस्चराइजेशन। दोनों ही फैक्टर्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं प्रेशर अल्सर्स में। इनको हम देखेंगे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में एक्सेसिव यूनिएक्सियल प्रेशर, फ्रिक्शन एंड शेयर फोर्स, इम्पैक्ट इंजरी, हीट, मॉइस्चर और पोस्चर आ जाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में हमारे पास इमोबिलिटी है, सेंसरी लॉस, एज, डिजीज, बॉडी टाइप, पुअर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन और इनकॉन्टिनेंस है। Early reviews focused on the model of pressure ulcers development caused by pressure-induced capillary closure, cutting of blood supply, and leading to the tissue ischemia, injury, and death. More recent research using the techniques such as MRI has documented cellular distortion and damage from the pressure. पैथोलॉजी को डिस्कस किया हुआ है। पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था, फॉर्मल कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर की वजह से वही जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो क्लोज हो जाती हैं। ब्लड सप्लाई और नरिशमेंट, ऑक्सीजन सप्लाई वही कट ऑफ होने की वजह से टिश्यू नेक्रोसिस, टिश्यू इस्कीमिया होता है, जो कि लीड करता है टिश्यू डेथ को। लेकिन रिसेंटली जो रिसर्चेस से बात सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर की वजह से सेल्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं। There is also a renewed appreciation for the effect of air in damaging deeper tissues and microclimate. माइक्रोक्लाइमेट में वही हमारा इन्वायरमेंट ही आ जाएगा, वोंड इन्वायरमेंट, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन रेंडरेंट टिश्यूज आर लेस टॉलरेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हम स्टेजिंग को देखेंगे। प्रेशर सोर्स आर कैटेगराइज्ड बाय सेवेरिटी फ्रॉम स्टेज 1 फर्स्ट साइन टू द स्टेज 4 वर्स्ट साइन आते हैं। स्टेज 4 में डिफरेंट स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में सिंपल हमें रेडनेस मिल रही है, डीपली हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन सेकंड में डर्मिस की फुल इन्वॉल्वमेंट है, एपिडर्मिस की फुल इन्वॉल्वमेंट है और पार्शियल डर्मिस भी इन्वॉल्व हो रही है। थर्ड में डर्मिस कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो चुकी है और फोर्थ में अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज तक जा रही है पेनिट्रेशन। स्टेज 1 है इंटेक्ट स्किन विद द नॉन प्लांटेबल डज नॉट टर्न वाइट व्हेन प्रेस्ड एरियाज ऑफ द redness usually over a bony prominences. Individuals with dark pigmented skin may not have visible blanching. The areas may appear discolored. Area may be painful, firm, soft, warmer or cooler as compared to the adjacent tissues. Difficult to detect in individuals with dark skin. Stage 1 में वही non blanchable areas बन जाती हैं over the bony prominences। और स्टेज 1 जो है डार्क प्यूपल में हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। स्टेज 1 है ये सिंपल एरिथमा, रेडेंट स्किन मिल रही है। स्टेज 2 में पार्शियल थिकनेस लॉस, एपिडर्मिस और टॉपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज ब्रोकन, प्रेजेंटिंग एज एन एब्रेजन और शैलो open ulcers with pink red wound bed without necrotic tissues. The ulcers may also present as an intact or open blister. अब स्टेज 2 में जो है वो पार्शियल थिकनेस स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है, एपिडर्मिस कम्प्लीटली इन्वॉल्व है और डर्मिस जो है वो पार्शली इन्वॉल्व है। इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, वही लाइक अब्रेजन या फिर शैलो ओपन अल्सर की तरह ही नज़र आएंगे। पिंक और रेड इनका वुंड बेड होता है, इसमें हमें कोई नेक्रोटिक कोई डेड टिश्यूज नज़र नहीं आते। लेकिन स्टेज 3 में इसके अपोजिट हो जाता है, इसमें फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट है। अब डर्मिस भी कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो चुकी है। डैमेज टू द टिश्यूज एक्सटेंडेड थ्रू द डर्मिस, वही सेकंड लेयर जो है इनटू द सबक्यूटेनियस एंड फैट्स स्लफ्ट नेक्रोटिक येलो ग्रे टिश्यूज दैट इज सेपरेटिंग। लेकिन इसमें वुंड बेड जो है वो हमें स्लफ्ट मिलेगा, डेड टिश्यूज मिलेंगे। ये स्टेज 3 के अल्सर्स हैं। स्टेज 4 है फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, डैमेज टू द टिश्यू एक्सटेंड इनटू द मसल्स एंड कैन एक्सटेंड एज फार एज डाउन टू द बोन। ये थी अब डीपली पेनिट्रेट करे इवन टू द बोन। स्लफ और एस्कार, थिक black or dark brown leather like necrotic tissues may be present on some parts of the bone bed। और सेकंड चीज़ जो है इसमें, एक तो इसकी डीपली पेनिट्रेशन हो रही है अप टिल बोन, सेकंड चीज़ है कि स्लफ और एस्कार फॉर्मेशन है बोन बेड पे। ये स्टेज 4 प्रेशर अल्सर्स। इसके बाद हम देखेंगे अनस्टेजेबल फुल थिकनेस टिश्यू लॉस इन विच द बेस ऑफ द अल्सर इज कवर्ड बाय स्लफ और एस्कार। तो वो अल्सर्स जिनमें बहुत ज़्यादा थिकनेस की स्लफ होती है और एस्कार होता है, वुंड बेड हमें नज़र ही नहीं आता, उनको हम लेबल कर देते हैं अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर्स।
ये अनस्टेबल प्रेशर अल्सर्स, सस्पेक्टेड deep tissue injury, deep depth unknown, purple or maroon localized area of the discolored intact skin or blood filled blister due to damage of underlying soft tissues from pressure and or shear. The area may be preceded by tissue that is painful, firm, mushy, boggy or warmer or cooler as compared to adjacent tissue. Deep tissue injury may be difficult to detect in individuals with dark skin tone. Evaluation may include a thin blister over a dark wound bed. The wound may further evolve and become covered by thin eschar. नेक्स्ट देखेंगे प्रेशर अल्सर्स बनते कहाँ पे हैं लोकेशन वाइज। प्रेशर अल्सर्स मोस्ट कॉमनली डेवलप ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस। अब बोनी प्रोमिनेंसेस एल्बोज हैं, हील्स, हिप्स जॉइंट, एंकल्स, साइड्स ऑफ द नीज, शोल्डर ब्लेड्स, जिसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी कहते हैं, बैक एंड द बैक ऑफ द हेड, ऑक्सीपिटल रीजन। प्रेशर एरियाज हैं डिफरेंट पोजीशन में। साइड लाइन में हमारे पास ईयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, टेम्पोरल बोन भी इन्वॉल्व हो सकती है, साइड ऑफ शोल्डर है, ASIS है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, हिप का एरिया इन्वॉल्व हो सकता है, लेटरल ऑफ थाई, लेटरल एपिकोंडाइल है, फिर मिडोलस है और लेटरल साइड ऑफ फुट है। सिटिंग पोजीशन में हमारे पास वही ब्लेड्स ऑफ स्कैपुला हैं, शोल्डर ब्लेड्स, और लोअर बैक इन्वॉल्व हो रही है, ग्लूटियल रीजन इन्वॉल्व हो रहा है और पॉप्लिटियल रीजन है। इसके बाद डॉर्सम ऑफ फुट, ये भी प्रेशर अल्सर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्पाइन पोजीशन में हमारे पास ऑक्सीपिट है, ब्लेड्स हैं, वही लोअर बैक अपर बैक हो जाती है, लोअर बैक सैक्रम रीजन इन्वॉल्व है, ग्लूटियल रीजन में बन सकते हैं प्रेशर अल्सर्स। और डिक्लेनल प्रोसेस है अपर एक्सट्रीमिटी में, लोअर एक्सट्रीमिटी में हील्स इन्वॉल्व हो सकती हैं और डॉर्सम ऑफ फुट। मोस्ट कॉमन साइट है सैक्रम, जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन साइट सेमी पोलर पोजीशन। सेमी पोलर पोजीशन में होता है कि प्रेशर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपर ट्रंक और हेड को लिफ्ट कर देते हैं अप टू 45 टू 60 डिग्री, जिसकी वजह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। स्लाउचिंग पोजीशन इन बेड और चेयर, हाई रिस्क इन ट्यूब बेड और इनकॉन्टिनेंस। मोस्ट कॉमन साइट में हमने देखा है टेल बोन मोस्ट कॉमन साइट है, और इसको हम अवॉइड कैसे करते हैं, सेमी पोलर पोजीशन से, स्लाउचिंग से, या फिर हम वही बेड पे और चेयर पे प्रॉपर पोजीशनिंग करते हैं आफ्टर एवरी 2 आवर्स। हाई रिस्क इसमें है सैक्रम बोन का प्रेशर अल्सर, स्पेशली जिनमें कोई ना कोई ट्यूब फीडिंग होती है या फिर इनकॉन्टिनेंस पेशेंट्स में। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट है हील्स। ये इसकी रीज़न है इमोबाइल, और इसमें जो सिम्टम है नब लेग्स मिलेंगे। इसको हम अवॉइड करते हैं लेग ट्रैक्शन के थ्रू। मोस्टली जो हील प्रेशर अल्सर्स बनते हैं वो PVD के पेशेंट्स में बनते हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथी। PVD हमारे पास है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस, जिसमें हमारे पास डिफरेंट आर्टीरियल और वीनस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जो लेस कॉमन है बोनी प्रोमिनेंसेस, उसमें ट्रोकेंटर आ जाता है, हिप बोन है, ये साइड लाइन में इन्वॉल्व होते हैं। अल्सर्स ऑन द लेटरल फुट रादर देन हील इटसेल्फ। इस्कियम है सीटिंग इरेक्ट पोजीशन, और हाईएस्ट रिस्क है इस्कियम प्रेशर अल्सर्स का पैराप्लीजिक पेशेंट्स में, जिसमें बाईलेटरल लोअर एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हील्स फॉर हील्स केयर, ये निमोने के हमारे पास हील की केयर के लिए। H फॉर है हैव फुट और लेग मूवमेंट, कि इनको हमने स्टैटिक पोजीशन में नहीं रखना, मोबाइल पोजीशन में रखना है, मोबाइल कंडीशन में रखना है। सेकंड E है एवेलुएट हील्स एंड लेग सेंसेशन, हमने सेंसेशन चेक करनी है। थर्ड है हमारे पास एवेलुएट फुट ड्रॉप रिस्क, फुट ड्रॉप कर कितना रिस्क है इसको हमने एवेलुएट करना है। लिमिट फ्रिक्शन, मिनिमाइज़ करना है फ्रिक्शन को। और लास्ट पे एस जो है वो इंडिकेट करता है सस्पेंड हील्स विद डिवाइसेस एज नीडेड। हील एरिया में प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ट्रैक्शन दे देते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी को सस्पेंड कर देते हैं। तो इन सब को हम यूज़ करते हुए हील अल्सर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट है हमारे प्रेशर अल्सर्स की। इसमें जो मोस्ट कॉमनली टूल यूज़ होता है उसे कहते हैं ब्रैडन स्केल। ब्रैडन स्केल फॉर प्रिडिक्टिंग प्रेशर सोर्स रिस्क। द ब्रैडन स्केल फॉर प्रिडिक्टिंग प्रेशर सोर्स रिस्क कंसिस्ट ऑफ 6 सब स्केल्स। फर्दर इसके 6 सब स्केल्स है जिसको हम ग्रेडिंग करते हैं 1 से लेकर 4 तक। नंबर 1 जो सब स्केल है सेंसरी परसेप्शन देखते हैं, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शेयर।
टोटल स्कोर जो ब्रेडन स्केल में है 23 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर तो हमें 18 या एबव 18 स्कोरिंग मिलती है तो लो रिस्क है या फिर रिस्क फ्री होते हैं वो पेशेंट्स। ये डिफरेंट कैटेगराइजेशन है ब्रेडन स्केल की स्कोरिंग की बेस पे। वेरी हाई रिस्क कब होगा प्रेशर सोर्स का, जब स्कोरिंग हमें ब्रेडन स्केल पे मिलेगी 9 या लेस देन 9। हाई रिस्क 10 to 12 स्कोरिंग। मॉडरेट रिस्क अगर 13 to 14 स्कोरिंग है। माइल्ड रिस्क में 15 to 18 स्कोरिंग। और नो रिस्क वही हमने पहले भी देखा है 19 या फिर 19 एबव जो है वो अ, हमारे पास नो रिस्क पे होते हैं। प्लान ऑफ केयर टू एड्रेस द रिस्क फैक्टर्स। प्लान ऑफ केयर में हम स्किन केयर करते हैं, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रेशर को मिनिमाइज करते हैं बोनी प्रोमिनेंसेस एरियाज से। इनकॉन्टिनेंस को कंट्रोल करना होता है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस देनी होती हैं। जनरल स्किन केयर सबसे पहले देखेंगे। जनरल स्किन केयर में डेली स्किन इंस्पेक्शन फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, स्किन क्लींजिंग है, मिनिमाइज ड्राइंग एंड क्रैकिंग, मिनिमाइज एक्सेस मॉइस्चर, अवॉइड मसाज। मसाज हम अवॉइड करते हैं क्योंकि मसाज फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि लीड करेगा स्किन इंजरी को। प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम द मॉइस्चर, क्लीन स्किन विद द वार्म वाटर एंड माइल्ड सोप। डोंट मसाज ओवर दी बोनी प्रोमिनेंस। इंस्टीट्यूट बाउल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल किया जा सके। यूज़ ब्रीफ और एब्जॉर्बेंट अंडर पैड्स। अगर तो इनकॉन्टिनेंस अनकंट्रोलेबल है तो फिर हम वही एब्जॉर्बेंट पैड्स यूज़ करवाएंगे पेशेंट से ताकि मॉइस्चराइज मिनिमाइज हो। स्पोर्ट्स सर्फिसेज हैं प्रेशर रिड्यूसिंग या रिलीफ डिवाइसेस। इसमें हम फोम, स्टैटिक एयर, अल्टरनेटिंग प्रेशर एयर या फिर जेल जो मैट्रेस होते हैं वो यूज़ करवाएंगे पेशेंट से। इफ़ फोम इज़ यूज्ड इट शुड बी मेजर 3 to 4 इंचेस इन थिकनेस। प्रेशर फ्रिक्शन एंड शेयर रिडक्शन, इनको हम कैसे रिड्यूस करेंगे? प्रेशर फ्रिक्शन एंड शेयर को रिड्यूस प्रेशर ओवर दी बोनी प्रोमिनेंसेस। इंडिविजुअलाइज्ड बेड ट्रेनिंग, हर पेशेंट को हमने बेड टर्निंग सिखानी है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअलाइज्ड चेयर रिपोजिशनिंग, व्हील चेयर की रिपोजिशनिंग ट्रेन करेंगे। अवॉइड पोजिशनिंग डायरेक्टली ऑन ग्रेटर ट्रोकेंटर, फ्लॉट हील्स ऑफ बेड, के हील्स जो है वो ऑफ द बेड रखे। अवॉइड मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर स्लाइड बोर्ड्स और टर्न शीट्स यूज़ करेंगे। इंक्रीज मोबिलिटी। Encourage optimal nutrition and fluid intake, conduct nutritional consultation, provide assistance and adequate time, offer snacks and fluid between the meals, consider administration of vitamins, proteins and supplements, assess labs values। अगर तो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ वीक होंगे वो मोर प्रोन टू इंजरीज होंगे, इसलिए हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी इम्प्रूव करना है ताकि हेल्दी टिश्यूज़ हों और वो लेस प्रोन टू इंजरी हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेशर अल्सर्स है, इसमें हम स्टेज देखेंगे, प्रेशर अल्सर्स की लोकेशन वाइज देखेंगे, साइज़ क्या है प्रेशर अल्सर्स का, वोंड बेड की क्या कंडीशन है, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ जो कि अपीयर करती हैं, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है या नहीं, नेक्रोटिक टिश्यूज़ हैं, डेड टिश्यूज़ जो कि इंडिकेट करेंगे वर्स कंडीशन को, जैसे हमने स्टेज 3 स्टेज 4 में देखा था। वुंड एजेस हैं, ड्रेनेज है कि फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं, इन्फेक्शन तो कोई नहीं है, और पेन की इंटेंसिटी को देखना है। मैनेजमेंट ऑफ अल्सर, मैनेज कैसे करेंगे? अब वुंड अल्सर्स को वुंड केयर करनी है। वुंड केयर में डिब्राइडमेंट आ जाता है, जितने भी डेड टिश्यूज़ होंगे उनको रिमूव करना है, देन वुंड को क्लीन करना है, वॉश करना है प्रॉपरली और अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। प्रेशर रिडक्शन करनी है, डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करानी है प्रेशर रिडक्शन के लिए। रिस्क फैक्टर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आपने कंट्रोल करना है। कॉन्टिनेंस केयर, न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट और मोबिलिटी आ जाती है इसमें। अगर तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारी फेल हो जाती है तो फिर हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। मॉनिटरिंग ऑफ अल्सर्स है, मेंटेन द कम्युनिकेशन विद ट्रीटिंग फिजिशियन, फिजिशियन एंड नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन शुड कोरिलेट। रीअसेस अल्सर वीकली, अगर तो स्किन है उसे हमने डेली देखना है। री एवेलुएट प्लान ऑफ केयर, अब अपना प्लान ऑफ केयर जो ट्रीटमेंट प्लान ऑफ केयर हमने बनाया है उसको री एवेलुएट कब करेंगे? जब हमारे वुंड्स जो हैं वो इम्प्रूव होने की बजाय डिटेरियोरेट हो जाए या फिर कोई हीलिंग साइंस हमें ना मिले विद इन 2 to 4 वीक्स। वुंड ड्रेसिंग, इसके पर्पस क्या है, क्यों हम देते हैं लगाते हैं वुंड ड्रेसिंग? कीप वुंड पैड मॉइस्ट, फर्स्ट यही है हमारा पर्पस कि जो वुंड पैड है वो मॉइस्ट रहे। सेकंड जो हमारा फंक्शन है, जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं पेरी अल्सर एरिया वो क्लीन और ड्राई रहे। थर्ड है कि एलिमिनेट डेड स्पेस। टाइप ऑफ ड्रेसिंग जो हम
इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। गाज है, ट्रांसपेरेंट फिल्म्स हैं, हाइड्रोकोलाइड्स और हाइड्रोजेल। ये डिफरेंट टाइप की ड्रेसिंग्स हैं और हम इनको यूज़ करते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कितने टिश्यूज़ फ्रेजाइल हैं। Keys to selecting the dressings: must use clinical judgment, keeps ulcer bed continuously moist, keeps surrounding peri-ulcer skin dry। ये फंक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ड्रेसिंग का मेन फंक्शन ही यही होता है, पेरी अल्सर्स को ड्राई रखना, बेड मॉइस्ट, जो वूंड बेड होता है उसको मॉइस्ट रखना, और लास्ट हमने पढ़ा था कि जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो डेड स्पेस को मिनिमाइज़ करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिब्राइडमेंट टेक्निक। आल वुंड्स विथ नेक्रोटिक टिश्यूज शुड बी डिब्राइडेड एज नेक्रोटिक टिश्यूज डिले वुंड हीलिंग एज प्रीडिस्पोजेस टू द इन्फेक्शन। जितने भी डेड टिश्यूज़ होंगे वुंड एरियाज़ में उनको हमने रिमूव करना है क्योंकि ये हमारी हीलिंग प्रोसेस को इनहिबिट करके रखते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं डिब्राइडमेंट की। शार्प डिब्राइडमेंट है, मैकेनिकल डिब्राइडमेंट, एंजाइमेटिक डिब्राइडमेंट या फिर ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो शार्प नेम से इंडिकेट हो रहा है। शार्प में हम कोई ना कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए डेड टिश्यू को रिमूव करते हैं। मैकेनिकल में हम इरिगेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। एंजाइमेटिक में एंजाइम इंट्रोड्यूस कराते हैं। और ऑटोलाइटिक में कि वो ऑटो सेल्फ लिमिटेड होती है या फिर हम उसी के एंजाइम से ही डिब्राइडमेंट करा रहे होते हैं पेशेंट के एंजाइम से। मॉनिटर न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ट्रैक परसेंट मील कंज्यूम्ड। इसको हम कैलकुलेट करते हैं जितनी डेली की रिक्वायरमेंट होती है। और इस डेली की रिक्वायरमेंट नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे मॉनिटर करना है। ट्रैक परसेंट मील्स कंज्यूम्ड, इसको हम कैलकुलेट करते हैं जितनी पेशेंट मील ले रहा है डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड मील मल्टीप्लाइड बाय 100। मॉनिटर चेंजेस इन वेट है कि वेट में क्या चेंजेस बनी है हमें ड्यू टू बेड रिडन कंडीशन। मॉनिटर प्रोटीन इनटेक है। कंसीडर लेबॉर्ट्री असेसमेंट, लैब्स को भी हमने साथ साथ रखना है जिस चीज़ की